हेलो क्लास 12। इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि दो वेक्टर का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके बाद कोई डायरेक्शन वाला क्वांटिटी नहीं बचता, ये प्योर कांस्टेंट नंबर बचता है ना। इसीलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट रखा गया है। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको हल्का फुल्का बेसिक आइडिया होना चाहिए वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई जे के कैप किसको बोलते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा, समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ए का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा, थीटा तो एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को नाम होता है थीटा। ठीक है, ये होता है ए बी, ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। अगर आपको यहाँ से कॉस थीटा निकालने का बारी आएगा तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ला देंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कट जाएगा, आंसर वन दे देगा। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। ए डॉट बी का वैल्यू अलग आता है और मॉड ए मॉड बी अलग आता है। वो कैसे निकलता है अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे दो वेक्टर दे के कि उसके बीच में एंगल क्या होगा, तो एंगल ऐसे निकलेगा और ए डॉट बी ऐसे निकलेगा। क्लियर है। अब आते हैं कि ये मॉड कैसे निकलता है। ये तो आपको पता होगा बेसिक वाले वीडियो में, है ना, कि ए डॉट ए कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बी एक वेक्टर है x1 y1 z1 करते हैं, x2 y2 x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अब अगर हमको a मॉड निकालने का बारी है तो इसका हम तीनों का क्या कर देंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे। दिख रहा है। और मॉड भी निकालने का बारी है तो ये होता है मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर बनता है दो चीज़ों से, एक उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड के अंदर, और एक होता है उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर किसी वेक्टर का आपको डायरेक्शन चाहिए तो उसके वेक्टर को आप डिवाइड कर दीजिए उसके मॉडुलस से, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग को पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग को इस वीडियो में समझ में आएगा। एक और टॉपिक है इसके अंदर, उसका नाम है प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला देखते हैं क्या होता है ना। प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब होता है परछाई, उसका कितना परछाई गिर रहा है दूसरे एक्सिस पर या दूसरे वेक्टर पर। तो ए वेक्टर मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं बी वेक्टर। जब इसका परछाई इस पर गिरेगा तो यहाँ पे हाइट ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो भी है इसके बीच में एंगल बनेगा थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीचों बीच एक एंगल बना है, आपको निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना होगा बी वेक्टर के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग बी ए वेक्टर कितना गिरा होगा। आ रहा समझ में। तो इसी को परछाई बोलेंगे ना, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ध्यान से देखते हैं इसमें, हम लोग एक कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं, कॉस थीटा वी नो दैट बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ नाम रख सकते हैं आप चाहें तो ओ ए बी, तो आप लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस हो जाएगा वो। कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही रहने देंगे, और ये जो ओ बी है, ओ बी की जगह लिख सकते हैं बी वेक्टर, और यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा वेक्टर ना लिख के हम लोग इसका मॉड्यूलस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन से नहीं। तो बी वेक्टर उधर जाके क्या हो जाएगा, मॉड बी इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए मॉड कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बी वेक्टर है ये एक्चुअली में बी वेक्टर नहीं है, ये प्रोजेक्शन बन चुका है, मतलब परछाई बन चुका है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आंसर क्या आएगा, ए कॉस थीटा। याद रहेगा, ये आप बी मत देखिए क्योंकि बी बहुत लंबा गया है ना, आपको इतना ही दूर देखना है, इसीलिए बी वेक्टर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे भी आप ज़्यादा बेटर है कि वो भी ही बोले, है ना। अब आते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे हम लोग मॉड बी से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्या किया हमने, बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला ये जान सकते हैं कि क्या है, ये ए डॉट बी है,
और ये क्या है, बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का ये फॉर्मूला हो गया, याद रहेगा सभी को। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला, है ना। अगर ऐसे ही बी ऑन ए पूछ देगा तो आप ए डॉट बी ही लिखेंगे, बस नीचे यहाँ ए डॉट से डिवाइड कर देंगे उसके मॉडुलस से। तो ये बेसिक आइडिया है, ये इतना सारा फॉर्मूला है जो आपको यूज़ होगा। आई डॉट जे जब भी होगा तो जीरो होगा, जे डॉट के जब भी होगा तो जीरो होगा, के डॉट आई होगा तो वो भी जीरो होगा, और सेम सेम में डॉट प्रोडक्ट होगा तो वन होगा, वन होगा, ये भी वन होगा। ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिएगा। आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। और परपेंडिकुलर के बीच में आ जाएगा cos 90 का वैल्यू दुनिया जानता है जीरो, इसीलिए आई और जे के बीच में जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब डिफरेंट एक्सिस के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो लेंगे, और सिमिलर के बीच में वन लेंगे। वन क्यों लेंगे, क्योंकि आई का मॉड वैल्यू भी वन, ये भी वन, और cos जीरो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम एक्सिस है, सेम एक्सिस के सेम लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, इसीलिए 1। क्लियर रहेगा इस एक्सरसाइज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर दिया हुआ ए और बी, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ आपको, और उन दोनों का मॉड भी, डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ। आपको निकालना उन दोनों के एंगल का वैल्यू क्या होगा बीच में। तो लेट थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट है ना। वी नो दैट कर लिख दीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड बी कॉस थीटा √6, देख सकते हैं मॉड ए का वैल्यू दिया हुआ √3, मॉड बी का वैल्यू भी दिया हुआ 2, कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √6। अब आप इसको जरा काटें तो ये कटेगा कितने बार में, √2 बार में, और कॉस थीटा बचेगा √2/2। अब आप इसको एक बार और काटेंगे तो 1/√2 बचेगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब आप ही सोचिए कि कब देता है ये इन दोनों के बीच में 1/√2। तो आंसर है 45 डिग्री। 45 डिग्री को आप लिख देंगे π/4। यहाँ आपको 90 डिग्री से छोटा वाला ही एंगल लेना है, वो वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है प्रिंसिपल सोल्यूशन का। सेकंड नंबर सवाल उसी तरह है कुछ, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसको हम लोग अपने क्वेश्चन पे यहाँ लिखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को लिखना होगा तो बिना एंगल के आप कैसे लिख सकते हैं, जब वेक्टर दो दिया रहे तो बड़ा ही आसान है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगा दिए सिमिलर का सिमिलर के साथ, आई का आई के साथ, तो ये 3 हो जाएगा, -2 × -2 +4 हो जाएगा, और 3 और इंटू 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ के आएगा आंसर 10। अब इधर साइड क्या लिखेंगे, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मॉड ए मॉड बी इधर आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी, ठीक है, मॉड बी ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं मॉड ए मॉड बी कैसे पुट करना है हम लोग, है ना। तो ये मॉड ए का वैल्यू, तो ये मॉड ए हम लोग कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। मॉड ए का निकालना अभी बता चुका था मैंने बेसिक्स चीज़ में, कि √1² 2² 3², मतलब जो जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड का उसको आपको निकाल के रख देना है, ठीक है। और यहाँ रख देंगे 3² 2² 1²। अब आप पूछेंगे कि ये माइनस क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो ये छोटा मोटा बात है ये सब चीज़, है ना। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 10। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 4 और ये 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, ये भी 14 ये भी 14, ठीक है। और इधर साइड आप cos थीटा उठा के लिखते चलेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ हो जाएगा 10/14। जब इसको आप काटेंगे तो 5/7। चूँकि ये कोई स्पेशल एंगल नहीं है इसीलिए आपका थीटा एग्जैक्टली निकल नहीं पाएगा, और यही आपका आंसर कहना पड़ेगा 5/7 कॉस इनवर्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i-j ऑन वेक्टर इतना, ठीक है। अभी हमने प्रोजेक्शन फार्मूला जब बताया था तो वही लगा देना है, शांति से ही आसानी से बन जाएगा, है ना। पहले वेक्टर को हम नाम रख देते हैं a, और दूसरे वेक्टर का नाम हम रख देते हैं b, और इसका वैल्यू हो जाएगा i+j, ठीक है। ये a और b निकल चुका है। अब आप ध्यान से देखिए तो a का प्रोजेक्शन पूछा है b पर, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। हमने बता दिया था कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो इसका फॉर्मूला होता है a डॉट b बाई मॉड b। जिस पर पूछा है उसको नीचे से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और जिसको पूछा है उसको कुछ नहीं करना। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, किस पर पूछा है, b पर पूछा है, तो आपको b से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग a डॉट b निकालते हैं और मॉड b से डिवाइड कर देते हैं। तो a डॉट b के लिए आपको वेक्टर दिया हुआ है i+j,
बाई नीचे आ जाएगा मॉड बी का फॉर्मूला √1² + 1², ठीक है। और ये हो जाएगा आई को आई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 1, और माइनस जे को प्लस जे के साथ करेंगे तो ये जाएगा -1/√2। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 1 0/√2 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका प्रोजेक्शन का वैल्यू, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 0। 0 कहने का मतलब कोई परछाई जैसा बना ही नहीं, उसके मुंडी के ऊपर ही समझ लीजिए कि सूरज होगा तो कोई परछाई बन ही नहीं पाएगा। यहाँ कोई आदमी है, यहाँ पे पर धूप है, तो इसका कुछ चमक यहाँ आएगा ही नहीं, प्रोजेक्शन वैल्यू 0 है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल है ना, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ इतना ऑन दिस वेक्टर। फिर से सिमिलर तरीके से बना लेंगे, ए मान लेंगे इतना और बी वेक्टर को मान लेंगे सेकेंड वाला 7i - j + 8k, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। और आपको फॉर्मूला हमने बता चुका है a.b/mod b, है ना। जिस पर निकालते हैं उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। .7i - j + 8k पाई √7² 1² 8², i × 7 ये हो जाएगा 7, 3 × -1 -3, 7 8 जा 56, ये हो जाएगा 56 बाई, नीचे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 49 + 1 50, 50 + 1 64, ये हो जाएगा √114। अब ऊपर आप जोड़ेंगे तो 63, इसको जोड़ने से -3, ये हो जाएगा 60/√114। इस 114 को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं आएगा, है ना। ये 114 ही हो जाएगा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 3 वेक्टर दिया हुआ, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ये तीनों दिया हुआ जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, विच आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली होगा, है ना, सुधार लेंगे लोग, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इन दोनों को यूनिट वेक्टर भी दिखाना है कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 है, और ये भी दिखाना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों को ए बी सी हम लोग मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी वेक्टर मान लेंगे और इसको सी वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबका पहले मॉडुलस निकाल के दिखा देते हैं कि यूनिट वेक्टर ही है और कुछ नहीं है ना। इसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, 1/7 एक काम करते हैं कि बाहर ही रखते हैं, या फिर आप अंदर भी भेज दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 2/7 का स्क्वायर, ये 7 सबसे डिवाइड हो जाएगा तो ये 2/7 3/7 6/7, 2/7 का स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, ठीक है। 2/7 का स्क्वायर 4/49 प्लस ये हो जाएगा 9/49 और ये हो जाएगा 36/49 अंडर रूट, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 4 और 36 ये हो जाएगा 40, 40 + 9 49, और नीचे में एलसीएम सबका हो जाएगा 49, ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो इससे साबित हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। उसी तरह बी और उसी तरह सी को हम लोग को दिखा देना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी इसको बना देते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी वही आएगा टर्म है, 3/7 -6/7 और 2/7, सबका स्क्वायर करने पे कुछ ही, देखिए नंबर सेम है, बस अल्टी पल्टी हो गया, इसके कारण से सबको जोड़ने से 1 ही आएगा बार बार, है ना। उसी तरह देख लेते हैं, तो अब सी क्या देख सकते हैं ना, 6/7 2/7 और -3/7, सबका स्क्वायर करके यही आएगा, क्योंकि नंबर सब वही है, बस अल्टी पल्टी हो गया। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना। अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं। तो जब भी हम लोग को परपेंडिकुलर दिखाने का बारी आएगा किसी दो वेक्टर को, तो करना क्या है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके आप 0 दिखाने का कोशिश कर दीजिए, है ना। तो 1/7 ए वेक्टर आप लोग देख सकते हैं क्या है, 1/7, फिर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k प्लस 3j प्लस 6k, ये हो गया ए डॉट बी के बदले लिख देंगे हम लोग 3i - 6j + 2k, 3i - 6j + 2k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का रूल आपको पता ही है ना, करना क्या, आई वाला को आई के साथ गुना करना। तो सबसे पहले काम करते हैं 1/7 जो बाहर है उसको बाहर ही हम लोग मल्टीप्लाई करके 1/49 कर लेते हैं। अब आई वाला आई के साथ करते हैं, तो 2 × 3 2 × 6
-3 3 और -6 -18, फिर 6 और दूना 6 दूना 12, ये 12 6 और 12 मिलकर 18, 18 -18 हो जाएगा 0, 0 इंटू 1/49 ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से साबित हो गया ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब आते हैं बी और सी पे, ठीक है, उसी तरह बी और सी का कर देंगे। तो इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं बी डॉट सी में भी वही बी और डॉट सी वाला लिख देंगे। 1/7 1/7 बाहर मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18, -6 -2 -12 2 और 3 -6, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे तो -12 -6 -18, मतलब ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह लास्ट अब हम लोग ये साबित हो गया कि ए डॉट बी परपेंडिकुलर, बी डॉट सी परपेंडिकुलर है। एक और लास्ट दिखा देंगे कि ए और डॉट सी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कुछ उसी तरह आ रहा है, 12 और 6 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर से 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हेंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब है आपस में, है ना। म्यूचुअली वर्ड मतलब आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है इफ़ ए प्लस बी और ए माइनस बी डॉट में दिया हुआ है 8। एक और चीज़ दिया हुआ है कि मॉड ए का जितना वैल्यू 8 गुना है मॉड बी के, है ना, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बात याद रखेंगे कि ए वेक्टर का स्क्वायर करे या फिर उसके मॉड का स्क्वायर करे, बात एक ही है ना। ए वेक्टर मॉड ए के बराबर नहीं होता है, याद रहेगा, मगर इसका स्क्वायर बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर का जब स्क्वायर हो जाएगा तो वो एकदम बन जाएगा आपका ए डॉट ए, है ना। और ए डॉट ए एक स्केलर नंबर बन जाएगा। स्केलर नंबर का स्क्वायर वही होगा जो इसका मॉडुलस का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसीलिए लेकिन ए वेक्टर अगर बोलेगा कोई कि ए मॉड के बराबर हो तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक नंबर है लेकिन इसमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी छुपा हुआ है, इसीलिए बराबर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर करने पर बराबर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, फिर यह क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। तो देखते हैं इस चीज़ के अप्लाई करके, है ना। चलिए देखिएगा, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। आप चाहें तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नहीं तो आप इंडिविजुअली तोड़ भी सकते हैं, जब इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे फिर इससे फिर इससे, तो यही चीज़ आएगा खट छट के, है ना। अच्छा, इसको अभी हमने कहा था कि अगर मॉड ए स्क्वायर हो तो आप मॉड का स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे लिख देंगे। अच्छा, ए का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 8 मॉड बी के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे 8 मॉड बी, ठीक है। यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर, 63 मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब हम लोग इसी चीज़ को पुट कर देंगे ए में, तो आ जाएगा हमारा ए का वैल्यू, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बोला होता तो बी निकल गया और इसका फॉर्मूला 8 इंटू बी था, तो बी का वैल्यू 2/3 √2/7। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 16/3 √2/7। ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बड़ा ही ईजी है ना, इसका बस प्रोडक्ट करके बताना है कि क्या होगा। तो जैसे कि बचपन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह का हम लोग प्रोडक्ट किया करते थे ना, जस्ट लाइक दैट, उसी तरह है ये। इसमें करना क्या है, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका बारी, फिर इसके बारी, इसके साथ ऐसे होगा, है ना। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ए और ए डॉट ए लिखेंगे, थोड़ा प्रोसेस से बना लेते हैं इसको। फिर उसका बाद आएगा ये 3 इंटू 7, ये जगह 21 ए डॉट बी। अब आते हैं इधर बी का बारी, -5 इंटू 2 -10 बी डॉट ए,
ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना आपको, ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ हो जाएगा -35 बी डॉट बी, ठीक है। ये हो जाएगा 6a², वो भी मॉड में, और 21ab। इसको थोड़ा हम लोग पहले स्टेप लिख लेते हैं। ये बी ए को हम लोग पलटी करके क्या लिख देंगे, ए डॉट बी लिख देंगे, है ना। और ये हो जाएगा 35 मॉड b²। लाइक टर्म्स में सिर्फ यही दोनों है, बाकी ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसका ऐड सब्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। 11 में से 10 जाएगा तो बचेगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों का मॉड्यूलस वैल्यू इक्वल ले लेंगे, एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा इज 60 डिग्री, ठीक है। और उसका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी दिया हुआ है कितना, 1/2, ये चीज़ गिवन है। आपको उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसका पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। मॉड ए मॉड बी दोनों इक्वल है ना, तो बी की जगह ए लिख दीजिए या ए की जगह बी लिख दीजिए। ए हम 2 बार लिख देते हैं और कॉस 60 लिख देते हैं, ठीक है। मॉड ए का स्क्वायर बन जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 बन जाएगा, इधर भी 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1। मॉडुलस ए स्क्वायर 1 है तो मॉडुलस ए भी कितना हो जाएगा, 1, है ना। अब मॉड ए 1 है तो मॉड ए और मॉड बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब ये मत सोचने लगिएगा आप लोग कि मॉड ए का वैल्यू, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो मॉड ए का वैल्यू +-1 लिख दें, है ना। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। ये होगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्स वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करना है। अगर ए यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर आप समझ सकते हैं ना, इसका मॉडुलस का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अच्छा, एक्स का ए के साथ रिलेशन जैसे दिया हुआ है कि 12 है ना, मतलब x - a डॉट x + a, इसका वैल्यू कितना है, 12। अब इसको आप जानते हैं a - b × a + b क्या होता है, जी हाँ, a² - b² है। तो हम मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो a लिखें उस x का स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर, बात बराबर होता है, आपको पता है, ब्रैकेट के साथ भी, है ना। कहने का मतलब x² का मॉडुलस और x का मॉडुलस का स्क्वायर एक ही चीज़ होता है ना, वही चीज़ हम यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब x का वैल्यू निकालना है आपको, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, तो इसका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 + 1 13, और x मॉडुलस का वैल्यू आ जाएगा √13, ठीक है। क्या यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिया है। कुछ रिलेशन ऐसा है कि a + λb, है ना, इस परपेंडिकुलर टू सी। कहने का मतलब कि a + λb एक वेक्टर ही ना होगा। इस वेक्टर को इकट्ठा मान लेते हैं हम लोग, फिर डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे किसके साथ, सी के साथ, तो कितना मिलेगा, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और आपको पता है कि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, 0, या फिर आप गिवन ना परपेंडिकुलर लिखें, ज़्यादा ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। अब ए का वैल्यू तो आपको पता है ही, चलिए पुट करते हैं ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2i + 3j, सॉरी 2j, 2i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स -i + 2j + k। इस पूरे में डॉट प्रोडक्ट लगेगा किसके साथ, सी के साथ, तो ये हो जाएगा 3i + j = 0। सबसे पहले इस अंदर वाले ब्रैकेट में i और j एक जगह करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्व करेंगे, है ना। तो i वाला इकट्ठा करने के लिए 2i लैम्डा × -i, है ना, तो ये माइनस लैम्डा हो जाएगा i के साथ। एक काम कर लेते हैं, सब इकट्ठा करके लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 - लैम्डा, और बराबर में आ जाएगा i। यहाँ 2 है और यहाँ लैम्डा × 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा, यहाँ हो जाएगा j, और यहाँ हो जाएगा k के साथ, तो ये हो जाएगा 3 + लैम्डा, क्योंकि यहाँ 1 है इसीलिए लैम्डा × k कैप।
और इस सबके साथ फिर अभी डॉट प्रोडक्ट करना है 3i प्लस जे। याद रहे यहाँ पे k नहीं है, k नहीं है तो ठीक है, i वाला i के साथ 3 इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस जे वाला जे के साथ तो 2 प्लस 2 लेमडा, जे गायब हो जाएगा, और k वाला तो नहीं है तो k वाला ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें आगे फर्दर, 6 माइनस 3 लेमडा, ये हो जाएगा, ये बाहर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 प्लस 2 लेमडा खुलने के बाद इक्वल टू 0, माइनस 3 लेमडा प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस लेमडा, और 6 और 2 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए 8, है ना, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, शो दैट इतना एक वेक्टर है पूरा लंबा चौड़ा, कुछ उसमें मॉड लगा हुआ है, कुछ उसमें बिना मॉड के। ठीक है, मतलब ये एक वेक्टर है, इस परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ठीक है, आप बढ़िया से देखिए इसमें क्या है लॉजिक, है ना। एक वेक्टर पे मॉड लगा हुआ है, दूसरे वेक्टर बिना मॉड के, फिर वही वेक्टर मॉड के साथ है, फिर अगला वाला वेक्टर बिना मॉड के साथ, है ना। फिर से वही चीज़ रिपीट हुआ है माइनस में, एकदम सेम। अब आपको ये साबित करना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। कहने का मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिखाने का वही तरीका है। अच्छा, फॉर एनी नॉन जीरोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, नॉन जीरो कहने का मतलब ए और बी में से कोई जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू हो, मतलब कोई भी एक जनरल वैल्यू है, आप प्रूव करके दिखाइए कि ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ये हो गया पहला, फिर ये हो गया दूसरा, है ना। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग लेके सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ध्यान से देखिएगा, पहला वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर बी डॉट बी, तो यह लिख देना है बी डॉट बी। ठीक है, आप बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका सेकंड के साथ ये हो जाएगा ए डॉट ए मॉड बी मॉड, फिर बाहर वाला वेक्टर बाहर के साथ बी डॉट ए। क्लियर, अब बारी है इस सेकंड टर्म वाले का, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस का साइन देंगे, मॉड वाला मॉड के साथ तो बी डॉट बी मॉड ए मॉड, ए मॉड, फिर बाहर वाला ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, अब बारी है इसका लास्ट के साथ, तो बी डॉट बी, बी डॉट मॉड का स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डॉट ए भी लिख सकते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, आपको तो ये बात पहले वाले क्वेश्चन में भी पता होगा कि मॉड ए का स्क्वायर करें चाहे ए वेक्टर का स्क्वायर करें, बात एक ही है। तो उसी तरह यहाँ मॉड ए का स्क्वायर लिख के इसके बदले हम लोग मॉड बी का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें ए बी एक अरेंजमेंट कर देते हैं हम लोग अपने तरफ से, और बी डॉट ए के बदले लिख देते हैं ए डॉट बी। ठीक, उसी तरह यहाँ भी थोड़ा सा उलट पलट के हम लोग इसको ठीक कर देते हैं, ये बी डॉट ए की जगह ए डॉट बी, और ए डॉट बी तो यहाँ है ही, और ये हो जाएगा हमारे लिए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड देखिएगा, मिस्टेक हुआ है, ये वाला जब टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है टर्म माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों माइनस आप कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, है ना, ये दोनों सेम टर्म है, ये कट के 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों टर्म सेम नहीं है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम लोग अरेंज कर देंगे तो सेम हो जाएगा, ये भी तो सेम ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी सेम टर्म है, ये भी कट के क्या हो जाएगा 0। तो जो भी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब हेंस ये दोनों वेक्टर जो इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, एक एंड यही चीज माइनस में, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, 12 नंबर, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ए डॉट ए 0 होगा, ए डॉट बी भी 0 है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबव द वेक्टर बी। अगर ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी भी 0 है तो आप क्या कह सकते हैं बी के बारे में, ना। तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है, ए डॉट ए भी 0, ए डॉट बी भी 0, तो पक्का ए ही 0 होगा। क्योंकि अगर कोई वेक्टर 0 होता है तो दो कारण से हो सकता है, या तो उनमें से कोई एक नंबर ही 0 रहा होगा, या फिर cos 90 की वजह से, है ना। अगर cos 90 की वजह से 0 होता है तो ये तो 90 है नहीं, क्योंकि सेम एंगल के बीच में हमेशा एंगल कितना बनता है 0। तो जब एंगल की वजह से 0 नहीं होगा तो एक ही उपाय है उसका कि वैल्यू ही 0 रहा होगा। और एक और बात,
वैल्यू अगर जीरो होगा तो ये यहाँ भी सेटिस्फाई कर देगा, है ना। तो यहाँ देखेंगे ये मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड ए का वैल्यू जीरो। अब मॉड ए का वैल्यू यहाँ जीरो होगा तो जीरो इंटू बी वैक्टर। तो कहने का मतलब बी वेक्टर कुछ भी रहे, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जीरो जीरो कट के ये भी जीरो दे देगा, नहीं, बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है ना। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू एनी रियल वैल्यू, यहाँ क्या लिख देंगे, एनी रियल वैल्यू या एनी रियल वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, ये होगा आंसर इसका। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल, है ना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके ये आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले जब डेटा बहुत सारा हो तो उसके बारे में कुछ कुछ लिख दिया कीजिए, है ना। ये भी, इसका भी मॉड 1 होगा, इसका भी मॉड 1 होगा और इसका भी मॉड 1 होगा, ठीक है, तीनों यूनिट वेक्टर है। सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर का जो सम है वो जीरो दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो ज़रा दिमाग लगाइए, कुछ सोचिए, है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जिक्र हुआ है और ए बी बी सी सी ए का जिक्र हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला या इक्वेशन है जो दोनों को रिलेट करता है? तो जी हाँ, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। आप यहाँ वही चीज़ लगा दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या फॉर्मूला बनने वाला है। जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, है ना। अब इधर आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद होगा फॉर्मूला। फिर 2ab, तो ए बी का मतलब 2a डॉट बी, फिर 2b डॉट सी, फिर 2c डॉट ए, है ना। हल्का हल्का लग रहा है कि अब आने वाला है। ये तीनों का यूनिट वेक्टर है, इस वजह से मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा। इन तीनों में 2 कॉमन ले लेते हैं तो a डॉट बी, बी डॉट सी और c डॉट ए, है ना, ये a होगा, c डॉट ए। अब आपको लग रहा है कि यही निकालने बोला गया था, तो इसको आप रहने दीजिए, बाकी सबको उधर पुट कर दीजिए। तो ये 1 1 1 क्या हो जाएगा, 3, इसको जोड़ मत दीजिएगा, ये अलग है ना। तो ये हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। तो जीरो ना लिखे हम लोग यहाँ लिखेंगे -3, फिर ये 2 उधर चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आंसर -3/2, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ आइदर वेक्टर ए और बी दोनों में से अगर कोई जीरो हो, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो होगा ना, आइदर और, तो पक्का ये बात तो सही है कि ए डॉट बी जीरो होगा। तो हम लोग भी जान चुके हैं क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो होता है, आइदर ऑफ देम इज जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, आंसर क्या दे देगा, जीरो एनीथिंग, ये दे देगा जीरो। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन सवाल पूछा है कि ये तो ठीक है ना, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अगर आप इसी स्टेटमेंट का उल्टा करें तो ये जरूरी नहीं है कि सही होगा, है ना। जस्टिफाई द आंसर विद एन एग्जांपल। सबसे पहले इसका उल्टा हम समझ के देखते हैं। ये स्टेटमेंट पढ़िए एक बार फिर से कि इफ़ आइदर वेक्टर ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो होता है तो ए डॉट बी पक्का जीरो होगा। ये बात आप समझ गए बिल्कुल अच्छे से कि यस जीरो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग आंसर क्या होता है, जीरो। तो अब आपको उल्टा सोचना है। उल्टा क्या सोचना है कि ए डॉट बी मान लीजिए कि जीरो दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा पॉसिबिलिटी सोचते हैं, है ना। तो ये 3 नंबर है, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि कौन जीरो है, और खुद से सोच के देखते हैं कि जीरो आ कैसे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर है, ए बी और फिर है कॉस थीटा। तो हो सकता है कि तीनों में से कोई एक जीरो हो जाता, तभी तो आंसर जीरो होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जीरो बाई एनीथिंग आंसर जीरो। तो ए भी जीरो हो सकता है, बी भी जीरो हो सकता है और कॉस थीटा भी जीरो हो सकता है। ये एक नया फैक्टर आ गया पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर होगा तो चल जाएगा। ये नया चीज़ है, नया चीज़ क्या है कि 90, हाँ। तो यही बात समझने वाला क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ट्रू ना हो, फिर भी ए डॉट बी जीरो हो सकता है। कब? जब आपका थीटा 90 होगा तब, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति परपेंडिकुलर हो जाए तब, ठीक है। इसका एग्जाम, तो इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग साबित, ये समझ तो गए ही हैं ना। तो इसका एग्जाम्पल देने के लिए हम लोग क्या साबित कर लेंगे, लेट कर लेंगे। कोई भी आप वेक्टर मान सकते हैं जो खुद में जीरो ना हो लेकिन डॉट करके जीरो आ जाए, ठीक है। तो आप मान लेते हैं, हम किताब वाला ही मान के समझा देते हैं। 4J 3K जो सोल्यूशन में दिया है, ए वेक्टर बी वेक्टर 3J
-6 के, ठीक है। ये पक्का है, ये तो जीरो नहीं होगा अकेले, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, ये भी नॉन जीरो है। लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 2i 4j प्लस 3k डॉट 3i 3j -6k, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 इंटू -6 -18, ठीक है। तो 18 -18 ये हो गया आपका जीरो, यस। तो ये एक एग्जांपल बना जिसमें दोनों जीरो नहीं है, फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो हो गया, यस। और अगर बात किया जाए सबसे इजी एग्जांपल का ना, तो आप फटाफट लिख दीजिए आई और जे, सबसे इजी एग्जांपल, इससे इजी कुछ नहीं। क्योंकि आई एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, दोनों नॉन जीरो है। लेकिन आई डॉट जे क्या होता है, दुनिया जानता है जीरो, यस, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस चीज़ को आपको जानने से पहले थोड़ा सा आपको ये नॉलेज तो होगा ही, पोजीशन वेक्टर से लाइन वेक्टर में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया हुआ तीन, एक ट्रायंगल के अंदर तीन पॉइंट है ए बी सी, है ना। और आपको क्या करना है, एंगल ए बी सी का वैल्यू निकालना, मतलब ये एंगल पता करना है। ये एंगल बी ए और बी सी के बीच में है, तो आपको बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर निकालना होगा सबसे पहले, है ना। तो देखिए बी ए वैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बी ए वैक्टर का निकालने का जो तरीका होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये तो बेसिक क्लास में बताया होगा मैंने, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ए का वैल्यू क्या है। अच्छा, कब कैसे निकालते हैं, हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला। अगर बी ए है तो ए माइनस बी कर देंगे, बी सी होता तो सी माइनस बी कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो इसको 1 2 3 -1 0 0 लिखेंगे, ऐसे नहीं, लिखने का तरीका थोड़ा समझिएगा। इन दोनों को घटाएंगे और आई जे लगा देंगे, ठीक ना। तो 1 माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा 1 + 1, यहाँ लगा देंगे जे कैप, आई कैप। फिर 2 - 0 ये हो जाएगा जे कैप। फिर 3 - 0 ये हो जाएगा के कैप, ठीक है। बी ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i + 2j + 3k, ये हो गया हमारा बी ए वैक्टर। अब हम लोग क्या निकालने जाएंगे, बी सी वैक्टर। क्यों बी सी निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमको एंगल निकालना है वो इसी दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये निकालने चलेंगे हम लोग बी सी वैक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अभी मैंने सिखाया था बाद वाला को पहले रख देना, फिर पहले वाला को बाद में रख देना, फिर माइनस कर देना, ठीक है। तो सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0 1 2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 0 0, ठीक है। अब फिर से माइनस कीजिए, 0 माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा 0 + 1, यहाँ लगा देंगे आई कैप, ठीक है। और 1 - 0 ये हो जाएगा जे कैप, और 2 - 0 हो जाएगा के कैप, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आई कैप जे कैप + 2 के कैप, ठीक है। बी सी वैक्टर, है ना, और ये हो गया हमारा बी ए वैक्टर। दो वैक्टर निकल चुका है। अब आपको एंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो एंगल ए बी सी निकालने से पहले आप एक काम कीजिए, बी ए और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ठीक है। उसी के अंदर ये एंगल ए बी सी अपने आप ही आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2i 2j + 3k, यहाँ लग जाएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ i j 2k, ठीक है। और यहाँ नाउ लिख दीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, इसी वेक्टर को बी ए का मॉड लिख सकते हैं, फिर बी सी का मॉड लिख सकते हैं, फिर इनटू cos थीटा ना लिख दें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा फिर से 2 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। और इधर आते हैं cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 2 2 4 + 6 10/√BA, है ना। ये हो जाएगा बी ए का मॉडुलस, फिर बी सी का मॉडुलस। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये तो आपको समझ में आता होगा, है ना। तो बी ए का मॉडुलस के लिए √2² 2² 3², ठीक है। और इसके लिए बी सी के लिए 1² 1² 2², 10, ये हो जाएगा 4 4 8 8, और ये हो जाएगा 9 8 9 √17, और ये हो जाएगा 4 6 √6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू, देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल लिख रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 10/√6
√102 है ना, ये हो जाएगा आंसर हमारा। तो एंगल ना निकालना, एंगल ABC। अब आप बढ़िया से समझे तो ये थीटा है, इसी का कॉस वैल्यू निकल चुका है और इसी का नाम हम ABC रख सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको थीटा बढ़िया से निकाल लें। तो यहाँ से कॉस थीटा निकला, तो थीटा हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे कॉस इनवर्स 10/√102, क्योंकि ये कोई स्पेशल नहीं है कि जिसका हम लोग एंगल बता सकें। अच्छा, यही एंगल याद कीजिए ABC है, तो हमारा यही एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स 10/√102। ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शो दैट द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। तो यहाँ पे कोलिनियर प्रूव करने का हमारे पास दो मेथड क्या है, समझिएगा। ABC अगर कोलिनियर है तो तीनों एक ही लाइन पे आएगा, इसका यही मतलब होता है। तो एक बार आप AB का लेंथ निकाल लीजिए, फिर एक बार BC का लेंथ निकाल लीजिए मॉडुलस में, है ना, और AB BC और फिर निकाल लीजिए AC। तो पक्का है कि जो AC होगा वो सबसे बड़ा होगा और इन दोनों को सम करके ही आएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ABC सीक्वेंस में हो, C आपका यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है। तो उस समय AB जो होगा AC और CB को जोड़ के आ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो बाकी दोनों छोटा के सम के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोलिनियर है। एक मेथड ये हो गया। एक मेथड है हमारे पास एंगल का मेथड, है ना। एक काम कीजिए कि AB और BC के बीच में, AB और BC के बीच में आप ले डॉट प्रोडक्ट करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। ये पक्का कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब थीटा का वैल्यू 0 आएगा। और फिर BC का AC के साथ निकाल लीजिए, है ना, फिर AC का AB के साथ। तो तीनों केस में थीटा 0 आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा कि ये कोलिनियर है ना। लेकिन इस केस में लंबा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल के हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा, है ना, ABC के लिए सबसे पहले AB वेक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। आपको तो ये भी पता चला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, बाद वाला माइनस पहले वाला कर देते हैं तो हम लोग को निकल जाता है लाइन वेक्टर, है ना। क्वेश्चन कभी भी पोजीशन वेक्टर पे नहीं बनाया जाता है, हमेशा उसको लाइन में कन्वर्ट करके ही बनाया जाता है। जैसे कि ये हो गया पोजीशन वेक्टर, लेकिन ये हो गया लाइन वेक्टर, तो हम लोग को लाइन वेक्टर में ही सॉल्व करना होता है। B माइनस A करके थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे इस बार। 2 - 1 गया तो ये हो जाएगा 1, 1 को आई कैप लिखेंगे। 6 में से 2 गया 4, लिखेंगे 4 J कैप। और 3 में से जब 7 जाएगा तो -4 बचेगा, इसको लिखेंगे -4 K कैप। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे BC वेक्टर, है ना। अच्छा, AB का हम लोग मॉडुलस निकाल, तो AB का हम लोग मॉडुलस निकाल लेते हैं। AB का मॉडुलस ये हो जाएगा √1² 4², ठीक है। ये हो जाएगा 16, 16, 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा √33, ठीक है। ठीक उसी तरह अब हम लोग को BC वेक्टर निकाल लेना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कर देंगे तो हो जाएगा। C माइनस B करेंगे थोड़ा जल्दी। 3 में से 2 गया 1 आई कैप, 10 में से 6 गया तो 4 J कैप, और -1 -3 फिर से -4 K कैप, है ना। BC वेक्टर का मॉडुलस आप देख सकते हैं, वेक्टर वही आया तो इसका मॉडुलस भी वही आएगा, ठीक है। अच्छा, इस -4 का भी +4 है, आपको तो पता होगा क्यों लिखते हैं, √33। अब बारी है कि इसका AC निकालने का, ठीक है। तो AC वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आप इस सब चीज़ को इग्नोर करके डायरेक्ट लिखेंगे जी, है ना, इतना टाइम नहीं है। C माइनस A, तो 3 में से 1 जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 2 आई कैप। फिर 10 में से 6 जाएगा तो लिखेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 कैप, फिर -8 कैप, ठीक है। तो ये 10 में से 2 गया 8 J कैप, और -1 और -7 ही हो जाएगा -8 K कैप। अब हम लोग निकालेंगे AC का मॉड्यूलस, √2² 8², ठीक है। इसको हम लोग अंदर में ही चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1² 4², ठीक है। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये 33 बच जाएगा। अब आप बढ़िया से देखिए, हमने क्या कहा था कि किसी एक बड़े वाले को जोड़ के बाकी दोनों का सम आ जाना चाहिए। तो ये बड़ा वाला है, ये दोनों छोटा वाला है ना। तो आपको नहीं लगता कि 2√33 प्लस √33 जोड़ के आएगा? और अगर लगता ही है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, AC वेक्टर, और इसको क्या बोल सकते हैं, AB और BC वेक्टर, है ना। तो जब एक अकेला बाकी दोनों के बराबर हो तो हेंस दे आर कोलिनियर, यही बात यहाँ लिख देंगे, हेंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे सवाल है, शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिया हुआ है आपको, ABC या XYZ मान लेना तीनों को, है ना। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। बात समझ रहे हैं? तो ये कहने का मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है, लाइन वेक्टर नहीं है, है ना। सबसे पहले इस लाइन वेक्टर से हम लोग पॉइंट वेक्टर बनाएंगे, उसके बाद आप
प्रूफ करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। पिछला सवाल मैंने डिस्टेंस से बताया था, इस बार हम लोग एंगल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एंगल से दिखाना ज़्यादा आसान है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को ए बी और सी मान लेते हैं जो दिया हुआ है ना, और ए बी वेक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी कैसे निकलता है, बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है ना, तो थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, आई माइनस 2 आई, ये हो जाएगा माइनस आई, -3 -1, तो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बचेगा -2j, और -5 1 माइनस, ये हो जाएगा -6 के कैप। ये हो गया ए बी वैक्टर। फिर निकालेंगे हम लोग बी सी वैक्टर है ना, तो सी माइनस बी करना पड़ेगा, 3 में से 1 गया 2, -4 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा प्लस, -4 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के कैप। ये हो गया ए बी वैक्टर, ये हो गया बी सी वैक्टर। अब हम लोग ए सी वैक्टर भी निकाल लेंगे। ए सी वैक्टर के लिए सी माइनस ये करना पड़ेगा, तो 3 में से 2 गया 1, -4 माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा -1 -3 बचेगा, -4 -1 -5 के कैप। तो ये हमारा निकल के आ गया ए बी बी सी ए सी। अब हम लोग दोनों में से सबका एक एक साथ प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है ना, ध्यान से देखिएगा, ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी करके देखेंगे। हम लोग को चेक करना ना कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो किसी के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, है ना। तो ए डॉट बी करते हैं, ए बी डॉट बी सी, -i -2j -6 के डॉट 2i -j +6 के। अब ध्यान से देखिएगा, -i -2, ये हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 6 -6। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आंसर आएगा -6, तो 0 तो नहीं आया, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है। चलिए दूसरा चेक करेंगे, बी सी डॉट ए सी, 2i -j +k, i 3j -5 के। इसमें लगा के देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो 2i × i 2 हो जाएगा, माइनस +3 प्लस ये हो जाएगा माइनस था ना। तो यहाँ देख सकते हैं ना, 5 - 5 0। तो यहाँ अगर 0 आया है, इसका मतलब बी सी और ए सी एक दूसरे पे क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर, और बी सी और ए सी परपेंडिकुलर होगा, मतलब सी पर 90 होगा पक्का, है ना। हेंस ए बी सी, यहाँ लिख देंगे हेंस ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हो गया प्रूफ। आइए देखते हैं 18 नंबर, जो कि एक एमसीक्यू है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए इज़ ए नॉन ज़ीरो वेक्टर। नॉन ज़ीरो कहने का मतलब ये है कि ए का वैल्यू कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा, जीरो छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या लिख के चलेंगे, ए लिख के चलेंगे। एक अदर फिर डिफाइन किया गया लैम्डा, ए नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर है, वेक्टर नहीं है, मतलब लैम्डा पे ये साइन लगाना बेवकूफ़ी है, और मॉडुलस लगाना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लैम्डा मीन्स सिर्फ लैम्डा, जैसे कि 2 4 5 6 लिखा करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है। तो लैम्डा एक नंबर है और ए एक वेक्टर है, जिस वेक्टर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वो जीरो नहीं है। अब बोला है कि लैम्डा टाइम्स ए, मतलब लैम्डा टाइम्स ए एक यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर। तो ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इस पूरे का मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा। वेक्टर को डायरेक्ट नहीं लिख सकते 1 हम लोग, याद रहेगा, उसके मॉड्यूलस को लिखेंगे 1, है ना। तो ये सही है। तो मॉड्यूलस को 1 जब हम लोग लिखेंगे तो लैम्डा पे मॉड्यूलस लगाना बेवकूफ़ी है, लेकिन इस पे तो मॉड्यूलस लगेगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये जीरो नहीं है, तो अब ए मॉड्यूलस को वैल्यू निकालना है, तो इसको उधर जाना पड़ेगा, जगह 1/λ। तो ए का मॉड्यूलस को हम लोग ए बोल सकते हैं, क्वेश्चन खुद बोला है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। तो ये मॉड्यूलस को क्या बोलेंगे, ए = 1/λ। तो ये कौन सा ऑप्शन देगा सही, जी हाँ, 4th ऑप्शन देगा सही। तो ये पूरा वेक्टर खत्म हो गया, है ना, का डॉट प्रोडक्ट। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।